नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान की इस कड़ी में आज हम लोग देखेंगे संविधान का विकास। क्योंकि संविधान के विकास से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। आइए जल्दी जल्दी अपने इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, संविधान का विकास। ठीक, चलिए दोस्तों, पृष्ठभूमि है इसमें हम देखेंगे संविधान के विकास में इसकी पृष्ठभूमि को हम लोग देखेंगे, समझेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए पूरब में व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। तो कंपनी का शासन पूछता है कि कब से कब तक चला, तो कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक चला, जब पहली क्रांति यानी कि बेहतरीन क्रांति 1857 की क्रांति हुई। उसी के बाद 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का पत्र लॉर्ड कैनिंग ने मिंटो पार्क इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। यही के बाद, इसी के बाद 1858 के बाद शक्ति कहां चली गई? क्राउन के हाथों में। और कब तक रही? 1858 से लेकर 1947 तक। 1858 से लेकर 1947 तक यह रही दोस्तों। ठीक, आइए आगे देखते हैं। इसमें कंपनी का शासन, कंपनी के शासन में हमारे संविधान में जो कार्य हुए, संविधान का विकास जो धीरे धीरे हुआ, जो नियम कानून बनना शुरू हुआ, उसमें पहला एक्ट अगर कोई है तो वह एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत क्या क्या किया गया कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई और कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को ब्रिटेन के द्वारा क्या किया गया? मान्यता दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यह प्रश्न पूछता है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर के साथ साथ क्या जोड़ दिया गया? जनरल। गवर्नर के साथ क्या जोड़ दिया गया? जनरल। तो गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये कई बार प्रश्न आपसे पूछा है। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। कितने सदस्य? इसमें क्या कहा गया कि 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का एक गठन होगा। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना। ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स बना। अगला, मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अब जो मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे उनको कहां लाके जोड़ दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ला दिया गया। ये भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। कंपनी पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण स्थापित हुआ। यह भी पूछा जाता है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण स्थापित किया गया? तो यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। 1773 के ही रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसके पहले न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। इसके 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। नोट है कि इस अधिनियम का गठन यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम का गठन किस आधार पे हुआ था? तो गुप्त समिति के आधार पे हुआ था। 1773 की एक्ट से बनी गवर्नर जनरल परिषद में
कौन कौन था? जो परिषद 4 सदस्यीय परिषद थी, 4 सदस्यीय परिषद में एक गवर्नर जनरल होता था, 3 अन्य सदस्य होते थे। तो कौन थे? बारबेल, क्लेवरिंग थे और मानसन थे, और एक आपका था ही अधिकारी, ठीक, वारेन हेस्टिंग्स भाई, ठीक। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पहला 1773 देखा हम लोगों ने, और 1773 के बाद कौन सा आया? 1781, ठीक। इसमें क्या किया गया कि राजस्व मंडल की स्थापना की गई। इस एक्ट को 1781 के एक्ट को बंगाल का जुडिकेचर कहा जाता है, जुडिकेचर एक्ट कहा जाता है। इसमें क्या किया गया कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्ति दे दी गई। अब जो गवर्नर जनरल था, अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता के अंदर काम करता था, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ था उच्चतम न्यायालय का कलकत्ता में, उसके अधीन था 1773 से लेकर 1781 तक। लेकिन 1781 में, इसीलिए इसको कहा जाता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट किया गया कि नहीं भैया, गवर्नर जनरल को उच्चतम न्यायालय के कार्यों से क्या किया जाता है? दबाव से, अधिकारिता से उसे मुक्ति दे दी जाती है। इसमें इसे अमेंडिंग एक्ट या बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है, या बंदोबस्त कानून भी इसको कहा जाता है। इस एक्ट को अमेंडिंग एक्ट या बंदोबस्त कानून भी 1781 के एक्ट को कहा जाता है। इसे एडमंड बर्क अधिनियम भी कहते हैं, क्योंकि बर्क ने ही इस एक्ट को लाने की बात की थी, इसकी अनुशंसा की थी, इस पे सबसे पहले ध्यान दिया था। न्यायालय हिंदुओं को तथा हिंदुओं के अनुसार तथा मुस्लिमों को उनके कानून के आधार 1781 एक्ट में कहा गया कि जो न्यायालय होंगे वो क्या होंगे? हिंदुओं का न्यायालय हिंदुओं की जैसे सुनवाई हो, और मुस्लिमों का जो है वो मुस्लिमों के आधार पर कानून की सुनवाई हो, नियम तय हो, ठीक। ये भी किसमें कहा गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट, दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई? ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, वो तो सेटलमेंट एक्ट था। अब ये क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या किया गया कि ये पहला ऐसा एक्ट था जिसमें भारत पर ब्रिटिश क्राउन के दावे का पहला दस्तावेज रखा गया कि भारत पर ब्रिटिश क्राउन का क्या है? अधिकार है। ब्रिटिश क्राउन का अधिकार का भारत पर दावे का पहला दस्तावेज कौन सा है? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। राजनीतिक व आर्थिक कार्य दोनों को क्या कर दिए गए? इसमें इस एक्ट के तहत अलग कर दिए गए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किया गया, और इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होगा। और यहीं से भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की क्या होती है? शुरुआत। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था कहां से शुरू होती है? यही। क्यों? क्योंकि राजनीतिक कार्य अलग कर दिए गए और आर्थिक कार्य अलग कर दिए गए। अभी आपने यहां पर ऊपर देखा कि राजनीतिक और आर्थिक कार्य को अलग कर दिया गया। राजनीतिक मामले को नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत लाया गया, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और व्यापारिक मामले किसको दे दिए गए? कंपनी को दे दिए गए। राजनीतिक मामले नियंत्रण बोर्ड ने ले लिया, यानी बोर्ड ऑफ काउंसिल ने ले लिया, और व्यापारिक मामले किसको दे दिए गए? कंपनी को दे दिए गए। अगला 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को सेनापति की भी शक्तियां दे दी गई। ध्यान रखिएगा, इसी एक्ट के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा? 1786 एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को सेनापति की शक्तियां दे दिया गया। ये किसके कहने पर दिया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसीलिए इसको कॉर्नवालिस संहिता के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कॉर्नवालिस
संहिता के नाम से भी जानते हैं, कि कार्नवालिस ने अपने से कहकर मांग कर यह अपने लिया कि इस गवर्नर जनरल को, और इसके बाद भी जो गवर्नर जनरल बनेगा उसके लिए बाद में भी है इसमें फिर नियम बनाए गए, लेकिन इसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल को क्या दे देना चाहिए, सेनापति, कमांडर इन चीफ का हक मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। और लॉर्ड कार्नवालिस कमांडर इन चीफ बनने वाला पहला गवर्नर था, जनरल था। ठीक, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, कमांडर इन चीफ बनने वाला, कमांडर इन चीफ बनने वाला तो लॉर्ड कार्नवालिस था। ठीक, अब गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के निर्णयों को रद्द भी कर सकता है और लागू भी कर सकता है। गवर्नर जनरल अब अपनी काउंसिल के नियमों को रद्द कर सकता है और उनको लागू भी कर सकता है। यह भी किसमें कहा गया, 1786 के एक्ट के तहत कहा गया। ठीक, नेक्स्ट 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट में कहा गया कि जो अधिकार, जो शक्ति सेनापति का सैन्य अधिकार जो कार्नवालिस को दिए गए थे, वही अधिकार अब भविष्य में बनने वाले सभी गवर्नरों को दिया जाएगा। ये किसमें कहा गया, ये कहा गया 1793 के चार्टर एक्ट में। बंगाल के गवर्नर जनरल को बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर नियंत्रण की भी शक्ति दे दी गई 1793 के तहत। इसमें एक और काम हुआ कि कंपनी के व्यापार के अधिकार को, एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों के लिए कंपनी के अधिकार को क्या कर दिया गया था दोस्तों, बढ़ा दिया गया था। इसी अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि नियंत्रण मंत्रिमंडल के सदस्य प्लस कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पूछता है कि किस अधिनियम के तहत, यानी किस एक्ट के तहत, 1793 चार्टर एक्ट के तहत नियंत्रण मंत्रिमंडल के सदस्य और कर्मचारियों का वेतन भारत के राजस्व से, यानी भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। यह बात 1793 का चार्टर एक्ट कहता है। इसमें क्या क्या हुए कि जो अधिकार कार्नवालिस को दिए गए थे वो आने वाले सभी गवर्नर जनरल को दिया जाएगा, और बंबई और मद्रास के जो गवर्नर हैं उन पर एकाधिकार बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया। 20 वर्ष का कार्यकाल फिर से व्यापारियों को बढ़ा दिया गया, और कहा गया कि मंत्रिमंडल और जो सेनापति हैं, जो सेना है, कर्मचारी हैं, उनके वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। यह महत्वपूर्ण बिंदु है आपका यहां से। 1813 का राजलेख, ध्यान रखिएगा, कुल 3 राजलेख थे। कुल कितने राजलेख जारी किए गए ब्रिटिशर्स द्वारा, अंग्रेजों द्वारा? 3 राजलेख। ये पहला राजलेख है 1813 का राजलेख। ठीक, इसमें क्या किया गया कि कंपनी के एकाधिकार को भारत में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। लेकिन चाय के साथ और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बने रहने दिया गया कंपनी को। कंपनी को कहा गया चीन के साथ एकाधिकार का तुम्हारा अधिकार बना रहेगा, और चाय के साथ भारत में भी और हर जगह आपके चाय के व्यापार को हम लोग बने देंगे। तो ये एकाधिकार बना रहा। ठीक, किसका किसका, चाय का और चीन के साथ व्यापार का। चीन के साथ, चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा। इसी राजलेख के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। पूछा जाता है किस अधिनियम द्वारा, किस राजलेख के द्वारा ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई? तो ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति 1813 का राजलेख देता है दोस्तों। और यही वह राजलेख है जब पहली बार भारत के शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए गए और पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, तथा अगले 20 वर्षों के लिए कंपनी को भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार देता है। इतना ही नहीं कहा, इसने कहा कि भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा का प्रभुत्व स्थापित किया। पूछता है कि ब्रिटेन पर, भारत के कंपनी शासित क्षेत्रों पर जहां जहां कंपनी ने जीता है, उस क्षेत्र को जीत लिया है, अपना व्यापार कर रहा है, उस क्षेत्र पर ब्रिटेन के राजा का प्रभुत्व स्थापित कब किया गया? 1813 के राजलेख के द्वारा।
और यह भी कहा गया कि अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए अब भारत में लाइसेंस लेना पड़ेगा, बिना लाइसेंस के अब भारत में व्यापार नहीं कर सकते हैं अंग्रेजों को भी। ठीक, पहला राजलेख 1813 और दूसरा राजलेख 20 वर्ष बाद आता है। ये ध्यान रखिएगा, 20-20 वर्ष बाद ये राजलेख आए हैं। अब 1833 के बाद कब आएंगे? 1853 में आएंगे। इसी राजलेख के तहत मोस्ट इंपॉर्टेंट राजलेख है ये, यहां से कई प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसी एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया और दास प्रथा और सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की गई। सती प्रथा को रोक लगाया गया। हालांकि दास प्रथा पर पूर्णतः रोक एलन बरो के समय में लगाया गया था। एलन बरो के समय में 1843 में लगाया गया था एक्ट बनाकर। ठीक, लेकिन यहां पर भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी इसको रोकने का प्रयास किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए, चाय व चीन के साथ कंपनी का एकाधिकार भी, जो चीन के साथ चाय का व्यापार का एकाधिकार था, वो अधिकार भी क्या कर दिया गया? अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया कंपनी के साथ। सिविल सर्विसेज की राह भारतीयों के लिए खोली गई। यही बहुत बड़ा है ये क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सिविल सर्विसेज की राह भारतीयों के लिए किस राजलेख के तहत खोली गई? तो 1833 के राजलेख के तहत। और इसी समय एक विधि आयोग का भी क्या किया गया? स्थापना। भारत में संवैधानिक प्रक्रिया की शुरुआत यहां से हो गई कि एक विधि आयोग बनाया जाए, एक नियम कानून भारत का कैसा होना चाहिए, उस पर कार्य करने के लिए एक विधि आयोग की स्थापना की गई। किसके तहत? 1833 के राजलेख के तहत। भारत में शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कब से होना शुरू हुआ? तो भारत में शासन प्रणाली का केंद्रीकरण प्रारंभ कब से होता है? तो 1833 के राजलेख के द्वारा होता है। 1853 का राजलेख दोस्तों, 1853 का राजलेख यह अंतिम राजलेख है। इसमें गवर्नर जनरल की सहायता हेतु एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती है। आपसे प्रायः पूछ लेता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति किसके तहत हुई? ठीक, लेकिन इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस राजलेख का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है और ये है। क्या है? कि विधान परिषद की स्थापना किस राजलेख के द्वारा की गई? विधान परिषद की स्थापना किस राजलेख द्वारा की गई? तो ध्यान रखिएगा, यह राजलेख कौन सा है? 1853 का राजलेख है। और निदेशक मंडल की सदस्य संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। किसके द्वारा कर दी गई दोस्तों? तो 1853 के राजलेख के द्वारा कर दी गई। अगला है 1858 का राजलेख। यह राजलेख आपका 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद आया, जिसमें क्या कहा गया कि 1858 अधिनियम के द्वारा सम्राट का शासन संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? वायसराय बना दिया गया। गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? वायसराय। यानी गवर्नर जनरल पद को समाप्त करके उस पद को क्या बना दिया गया? वायसराय बना दिया गया। और भारतीय परिषद की क्या की गई? स्थापना की गई। इसे शिक्षित भारतीयों द्वारा भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किस अधिनियम को, किस राजलेख को? तो 1858 के राजलेख को। 1858 चार्टर लेख है भाई, ठीक है, राजलेख नहीं का अधिनियम या चार्टर एक्ट आप यहां कर लीजिएगा, ठीक है ना। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1858 के अधिनियम को। भारत को अच्छा कानून बनाने वाला अधिनियम भी इसी को कहा जाता है। और द्वैध शासन प्रणाली भी 1858 के तहत समाप्त कर दिया जाता है। और भारत में एक सचिव पद का सृजन किया गया। ठीक, भारत सचिव के नाम से जाना जाता है। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और ब्रिटिश संसद के प्रति क्या होता था? उत्तरदायी होता था। सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन भी किया गया, जिसका अध्यक्ष कौन होता था? सचिव होता था। जिसका अध्यक्ष कौन होता था? सचिव होता था। ठीक है, सचिव।
ठीक, यह एक सलाहकारी परिषद थी जो सलाह देती थी। यह क्या थी? एक सलाहकारी परिषद थी जो सलाह देती थी। 1861 का भारत परिषद अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। पहली बार विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग लिया गया। पहली बार विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग लिया गया और 3 भारतीयों को 1861 परिषद अधिनियम के तहत मनोनीत किया गया। वो 3 कौन से थे? बनारस के राजा, पटियाला के राजा, सर दिनकर राव। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपातकाल में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दी गई, लेकिन यह आपातकाल का जो यह अध्यादेश है कितने माह तक लागू रहेगा? 6 माह तक। आपातकाल में 6 माह तक वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई और ये कितने माह तक रहेगा? 6 माह तक। बंगाल, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, पंजाब में विधान परिषदों का गठन हुआ। विधान परिषदों का गठन कहां कहां हुआ? तो बंगाल में 1867, उत्तरी पश्चिमी प्रांत में 1866, पंजाब में 1897 में। ठीक, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें क्या किया गया कि विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। 1892 में क्या हुआ? पहली बार बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई और यहीं से चुनाव पद्धति की भी शुरुआत होती है। चुनाव पद्धति की शुरुआत कब से होती है? कब से होती है? 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। इसमें मतदान करने तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी। चुनाव पद्धति तो शुरू हुई, लेकिन भारतीयों को इसमें मतदान करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई। 1909 का अधिनियम, यहां से बहुत बार आपके प्रश्न पूछता है। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मार्ले इसमें भारत सचिव थे। क्या थे? भारत सचिव थे। और वायसराय कौन था? तो वायसराय थे कौन? मिंटो। ठीक, इसमें क्या किया गया कि केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। पहले ऐसे कोई व्यक्ति थे जिन्हें विधि सदस्य बनाया गया, वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले व्यक्ति थे जिनको कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया और किस पद पर? तो इन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। विधान केंद्रीय परिषद का विधान कार्यपालिका में पहली बार कार्यकारिणी परिषद, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को सम्मिलित किया गया और इनको विधि सदस्य के रूप में लिया गया। यह 1909 का अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जहां पर अंग्रेजों ने फूट डालो राजनीति करो की नीति अपनाई और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करी। इसी में कहता है कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका जो है भुगदंड, इसका दंड सबको भुगतना होगा। मुसलमानों को पहली बार निर्वाचन व्यवस्था में पृथक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो वह अधिनियम है 1909 का अधिनियम। इसके पहले अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी, लेकिन यहां अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर चर्चा करने का भी अधिकार दिया गया। ठीक, 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम के तहत हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई 1919 और इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के नाम से भी हम जानते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे, चेम्सफोर्ड क्या थे? आपके वायसराय थे। इसमें 2 सदनों की व्यवस्था की गई। 2 सदनों की व्यवस्था की गई। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर द्वैध शासन फिर से शुरू हो जाता है। द्वैध शासन की शुरुआत फिर से शुरू हो जाती है राज्यों में, यानी प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत फिर से करी जाती है। इसी अधिनियम में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। पूछा जाता है महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया? तो 1919 का अधिनियम। और इतना ही नहीं,
सिखों को पृथक निर्वाचन दिया गया, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन 1919 में था और 1909 में, और सिखों को पृथक निर्वाचन कब दिया गया? 1919 में दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। और इसी अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया और इसी अधिनियम के तहत भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा दिया गया। अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें कुल अनुसूचियां कितनी थी? 10। अधिनियम कितने थे यानी अनुच्छेद कितने थे? इसमें 321। केंद्रीय विषय कितने थे? 59। राज्य सूची में कितने विषय थे? 54। और समवर्ती सूची में कितने थे? 36। संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना भी 1935 अधिनियम के तहत हुई। संघीय लोक सेवा आयोग, ध्यान रखिएगा, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1935 के तहत हुई। द्वैध शासन को प्रांतों से हटाकर, द्वैध शासन को प्रांतों से हटाकर केंद्र में लागू किया गया। इसी के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1935। भारतीय रिजर्व बैंक 1935। और इसी के तहत बर्मा को भी भारत से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। किस अधिनियम द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। भारत परिसंघ का अंत कर दिया गया। दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई 1935 अधिनियम के तहत और प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। सर मॉरिस ग्वेयर थे और संघीय न्यायालय के दिल्ली में 2 भारतीय न्यायाधीशों को भी रखा गया। ये 2 भारतीय न्यायाधीश कौन थे? M.R. जैकब थे और M.S. सुल्तान। सुल्तान और जैकब 2 अन्य न्यायाधीश थे। अभी मैंने इसके बारे में बताया कि 1935 में ही रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर के हाथों में चली गई। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर के हाथों में चली गई और 1935 में दलितों को, महिलाओं को, मजदूर वर्ग को क्या किया गया? अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। पूछ देख, दलितों, महिलाओं, मजदूरों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का गठन कब किया गया, कब दिया गया? तो 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। मताधिकार का विस्तार किया गया। अब 18% जनता को मताधिकार का अधिकार दिया गया कि 18% जनता इसमें मताधिकार कर सकती है। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता की प्रवृत्ति देखी जाती है। ठीक, भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का कोई उल्लेख नहीं था कि नहीं भारत देश में कोई एक लिखित संविधान होगा, ऐसा कोई उल्लेख नहीं था। अब ध्यान देते हैं कि 1935 के बाद भारत में प्रांतीय चुनाव होते हैं। 1937 में प्रांतीय चुनाव होते हैं जिसमें कांग्रेस 3 जगह अपना सरकार बनाने में असफल हुई, जिसको हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ट्रिक क्या है? बीएसपी, बी से बंगाल, एस से सिंध और पी से पंजाब। 3 प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनाने में क्या रही? असफल रही। तो कहां कहां असफल रही? तो बीएसपी में कांग्रेस क्या रही? असफल रही, यानी बंगाल सिंध प्रांत में अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। जब हुआ क्या कि 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, 1935 में जब प्रांतीय चुनाव हुए, 1937 में 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, लेकिन 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल में लगभग 28 महीने बाद क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का कारण क्या था कि भारतीयों को युद्ध में झोंक दिया अंग्रेजों ने। भारतीय मंत्रिमंडल से सलाह विचार विमर्श नहीं किया और भारत को भी विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया, जिससे बाहरी आक्रमण का भारत पर खतरा बढ़ गया और मंत्रिमंडल ने त्याग दिया। जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग दिया
तो इसको मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया और धन्यवाद दिवस के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनाया। ठीक है कि मुक्ति उनसे धन्यवाद लो, मुक्ति से मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने बनाया और धन्यवाद दिवस किसने मनाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनाया। कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने। और धन्यवाद दिवस किसने मनाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्यों? क्योंकि इसी दिन क्या था? कांग्रेस ने 1939 में क्या किया था? मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया था। स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम यहीं से शुरू होता है। भारत का विभाजन इसी अधिनियम द्वारा कर दिया गया। भारत का विभाजन कर दिया गया, ध्यान दीजिएगा, भारत का विभाजन कर दिया गया लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। पूछा जाता है कि भारत का विभाजन किस योजना के तहत किया गया? तो भारत का विभाजन जो है लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत किया जाता है और वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटेन में भारत के सचिव पद को समाप्त कर दिया गया और भारत का जो विभाजन है वह 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की और शाही उपाधियों का भी अंत कर दिया गया। तो भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम द्वारा मिलती है? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यानी लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के तहत भारत का विभाजन किया जाता है। ठीक, अगला है, पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू हुई और भारत में पुनः द्वैध शासन पद्धति शुरुआत हुई। ये कहां से आ गया भाई साहब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, खत्म ये है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं, संख्या नहीं बढ़ रही दोस्तों, आप सपोर्ट करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।